नमस्कार बच्चों हमने 8वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण की पुस्तक में अब तक पाठ 1 से 7 पूरे किए हैं। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे, जो टॉपिक है आपका समास। कि समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास क्या है। पिछली क्लासों में भी आप पढ़ते आए हो समास के बारे में, आपको पता है, लेकिन चलो आज थोड़ा सा और हम इसके बारे में रिवाइज करेंगे। समास शब्द रचना की तीसरी विधि है समास द्वारा शब्द निर्माण। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है, जैसे राष्ट्र प्लस पिता राष्ट्रपिता, नीला प्लस कंठ नीलकंठ, दश प्लस आनंद दशानन, घोड़ा प्लस स्वार घुड़सवार। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। समास की परिभाषा देखेंगे कि क्या है। समास वह शब्द रचना विधि है जिसमें अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहा जाता है। जैसे कि पूर्व पद है आपका राजा, उत्तर पद है पुत्र और समस्त पद क्या बन गया इसका राजपुत्र। इसी तरह प्रति प्लस दिन प्रतिदिन। अब इसी तरह और उदाहरण दे रखे हैं। जन्म आपको पूर्व पद दिया गया, उत्तर पद है अंध और समस्त पद बन गया जन्मांध। इसी तरह स्नान प्लस गृह यानी कि स्नान गृह। समास विग्रह क्या होता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। जैसे आपको उदाहरण दे रखे हैं, ये आपका है समस्त पद यानी कि यश प्राप्त और अकाल पीड़ित। जब उसका विग्रह करना हो यानी कि उसको खोल देते हैं हम, यश प्राप्त यश को प्राप्त। अकाल पीड़ित का समास विग्रह बनेगा अकाल से पीड़ित। अब इधर है जैसे दाल चावल, दाल और चावल। देशवासी समस्त पद है और इसका विग्रह हो जाएगा देश का वासी। इस तरह आप देख सकते हैं कि समास विग्रह प्रक्रिया के दौरान दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है, साथ ही दोनों के बीच यथा आवश्यकता कोई न कोई कारकीय चिन्ह भी लग जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों पदों या शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। समास प्रक्रिया द्वारा बना हुआ नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि यश प्राप्त यश को प्राप्त। समास के भेद। समस्त पदों के बीच क्या संबंध है, इस आधार पर समास के भेद किए जाते हैं। दोनों समस्त पदों के बीच प्राय निम्नलिखित संबंध हो सकते हैं। क पूर्व पद गौण प्रधान तथा उत्तर पद प्रधान। ख पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौण या कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान या पूर्व पद कोई अव्यय शब्द हो। पूर्व पद गौण प्रधान अथवा उत्तर पद प्रधान। जिन समासों में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होते हैं उनके दोनों पद परस्पर दो तरह के संबंध के आधार से जुड़े हो सकते हैं। जैसे कारकीय संबंधों के आधार पर अर्थात कारकीय संबंध युक्त समास। इस वर्ग में आने वाला समास है तत्पुरुष समास, क्योंकि उसमें कारक चिन्ह लगते हैं, कर्ता ने कर्म को, ये वाले सारे। कारकीय संबंध के अलावा किसी अन्य संबंध के आधार पर अर्थात कारकीय संबंध रहित समास। इस वर्ग में दो समास आते हैं, एक होता है कर्मधारय समास और दूसरा होता है द्विगु समास। आइए अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब पहला है कारकीय संबंध युक्त समास, जिसमें कारक चिन्ह आते हैं।
जैसे पहला है तत्पुरुष समास। जैसा ऊपर बताया गया कि तत्पुरुष समास के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद परस्पर कारकीय संबंध के आधार पर जुड़े होते हैं। ये कारकीय संबंध हो सकते हैं कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। जब समास का विग्रह किया जाता है तब इन कारक के चिन्ह होते हैं दोनों पदों के बीच लगा दिए जाते हैं। इस तरह तत्पुरुष समास के पदों के बीच कौन सा कारकीय संबंध है, इस आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद माने जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह है को। करण तत्पुरुष, इसका कारकीय चिन्ह है से या के द्वारा। विग्रह करने पर जो चिन्ह आएंगे तो वो वही वाला समास हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए, अपादान तत्पुरुष में से या अलग होना, संबंध तत्पुरुष में का के की या रा रे री। अधिकरण तत्पुरुष में कारकीय चिन्ह लगेंगे में, पद, ऊपर आदि। अब इनके नीचे कुछ भेद और कुछ उदाहरण दिए गए हैं इनके नीचे। जैसे कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह आता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ग्रामगत, ग्राम को गत, सुख प्राप्त, ये विग्रह करने पर आ गया सुख को प्राप्त। अब इसमें जो कारकीय चिन्ह है वो क्या लग रहा है, को, कर्म को। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब ये है कर्म तत्पुरुष समास है। इनमें जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत और गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। करण तत्पुरुष चिन्ह से अथवा द्वारा या के द्वारा आते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला और स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। आगे देखेंगे जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, ये से चिन्ह आ गया। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, गुण युक्त, गुणों से युक्त। ये अन्य उदाहरण और दे रखे हैं आपको। अब है संपर तत्पुरुष, इसमें चिन्ह आता है के लिए। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। अपादान तत्पुरुष, इसका चिन्ह है से। काम, कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त। विद्याहीन, विद्या से हीन। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट और चरित्रहीन, चरित्र से हीन। संबंध तत्पुरुष में काके की चिन्ह आते हैं। जीवन साथी, जीवन का साथी। घुड़ दौड़, घुड़ की दौड़ यानी कि घोड़ों की दौड़। और राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। और ये कुछ आपको अन्य उदाहरण और दिए गए हैं इसमें। आगे है अधिकरण तत्पुरुष समास में या पर कारक चिन्ह आते हैं विग्रह करने पर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास यानी कि स्वयं पर विश्वास। दानवीर, दान में वीर। अब बै है इसका कारकीय संबंध रहित समास। इस वर्ग में आने वाले समासों के बीच भी कारकीय संबंध नहीं होता, अतः विग्रह करते समय समस्त पद के दोनों पदों के बीच कोई भी कारकीय चिन्ह नहीं जोड़ा जाता, जैसा ऊपर बताया गया है। इस वर्ग में आने वाले समास हैं कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। कर्मधारय समास है हमारा दूसरा। कर्मधारय समास के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान रखते हैं। कर्मधारय समास का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों पद या तो विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमान उपमेय होते हैं। उपमान भी विशेषण का कार्य करता है, उपमेय विशेष्य का। विशेषण विशेष्य वाले कर्मधारय समासों का विग्रह करते समय विशेषण के बाद है या जो पद जोड़कर विशेष्य को स्पष्ट किया जाता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ आदि। उपमान या उपमेय या उपमान वाले कर्मधारय समासों का विग्रह उपमा अलंकार के रूप में किया जाता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख यानी कि उपमा अलंकार। भुजदंड, दंड के समान भुजा आदि। उपमान उपमेय वाले कर्मधारय समासों के उदाहरण में पूर्व पद के स्थान पर उपमान भी आ सकता है और उपमेय भी। यदि उपमेय पहले आया है तो दूसरा पद उपमान होगा। जैसे मृगलोचन, मृग उपमान है, पूर्व पद है। के समान लोचन उपमेय है। और नरसिंह, सिंह इसमें क्या है, उपमान या उत्तर पद है यानी कि बाद वाला। और के समान नर यानी कि उपमेय या पूर्व पद। अब कर्मधारय समास के दोनों प्रकार के उदाहरण देखते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य संबंध। नील प्लस कमल, नील कमल विग्रह है नीला है जो कमल। पीत प्लस अंबर, पीतांबर पीला है जो अंबर।
महा प्लस आत्मा, महात्मा महान है जो आत्मा। भला प्लस मानस, भला मानस भला है जो मानस। अब अन्य उदाहरण और हैं, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है। नील गाय, नीली है जो गाय। अंधकूप, अंधा है जो कूप। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। ये अन्य और उदाहरण दी गई, आप खुद देखना। अब इसका उपमेय या उपमान संबंध है। इस संबंध में पूर्व पद के स्थान पर कभी उपमेय आता है तो कभी उपमान आता है। जैसे वचन प्लस अमृत, वचनामृत, अमृत रूपी वचन विग्रह करने पर। कर प्लस कमल, कर कमल, कमल के समान कर। उपमान प्लस उपमेय, समस्तपद या विग्रह। जैसे घन प्लस श्याम, घन श्याम, घन के समान श्याम। कमल प्लस नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन या कमल रूपी नयन। धे लता, धे रूपी लता। भुजंड, दंड के समान भुजा। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री। कनक लता, कनक के समान लता। चन कमल, कमल के समान चरण। विद्याधन, विद्या रूपी धन। क्रोधा अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। और प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। अब तीसरा प्रकार का समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है। द्विगु समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण होता है, यानी कि पहला पद संख्यावाची होता है। उत्तर पद किसी समूह या समुच्चय का बोध कराता है, अतः विग्रह करने पर उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द अवश्य जोड़ा जाता है। ध्यान रखिए, विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द नहीं जोड़े गए तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि ये एक जैसे ही लगभग होते हैं। जैसे त्रिभुज, कर्मधारय समास में इसका बनेगा विग्रह तीन भुजाएं हैं जो, और द्विगु समास में इसका बनेगा तीन भुजाओं का समाहार, यानी कि पहला पद क्या है इसमें संख्यावाची है। पंचतंत्र में कर्मधारय समास में विग्रह है पांच है तंत्र जो, और द्विगु समास में बनेगा पांच तंत्रों का समूह। अष्ट सिद्धि, कर्मधारय समास में इसका विग्रह है आठ सिद्धियां हैं जो, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है तो बनेगा इसका आठ सिद्धियों का समाहार। तो अब देखा है इनके पीछे समाहार या समूह शब्द लगे हुए हैं, इसीलिए ये कौन से समास हैं, द्विगु समास। अब है अन्य उदाहरण, पंजाब, पांच आबों का समूह। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। सप्ताह, सात दिनों का समूह। षड्रस, छह रसों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भवनों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। शताब्दी, शताब्दी शत होता है 100, ठीक है, 100 वर्षों का, हाँ, या शत अब्दों का समाहार कह दो या 100 वर्षों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार या समूह। दुराहा, 2 राहों का समाहार। चारपाई, 4 पैरों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। दशानन, 10 शाननों का समाहार या 10 मुखों का। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। और चौवन्नी, 4 आनों का समाहार। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं। बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं कि कोई तीसरा अन्य विशेष ही इसमें प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ शब्द नील तथा कंठ दोनों पदों से मिलकर बना है, लेकिन इस शब्द का विग्रह नीले रंग का कंठ किया जाए तो विशेषण नीला हो गया और विशेष्य कंठ होने के कारण यह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। किंतु यदि इसका विग्रह किया जाए नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यानी कि तीसरे की बात आ रही है इसमें, उदाहरण बहुव्रीहि समास का हो जाएगा, क्योंकि इस विग्रह में नील तथा कंठ दोनों पद मिलकर तीसरे पद शिव की विशेषता बता रहे हैं। जैसे उदाहरण है षडानन, 6 हैं आनन जिसके। तीसरा इसमें कौन है, कार्तिकेय, यानी कि कार्तिकेय के होते हैं। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश, यानी कि तीसरे पर्सन की बात हो रही है, किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो बहुव्रीहि समास है इसमें। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, यानी कि कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। मेघनाद, मेघ के समान करता है नाद, यानी कि आवाज जो, रावण पुत्र इंद्रजीत। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव। चतुरानन, 4 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। अब है गै भाग, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई पद गौण नहीं होता।
समस्त पद बनाने हेतु दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयवों और तथा या आदि को हटाकर उनके स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे चाय या काफ़ी के स्थान पर चाय और बीच में ये देखो छोटा सा योजक चिन्ह लगा हुआ है। यह आपकी निशानी है कि जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, जैसे माता पिता, नदी नाले, बाप दादा, इन सभी में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, जिसमें वो आपका द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, वो आपका द्विगु समास है। अब जैसे माता पिता, इसका विग्रह करने पर माता और पिता, नदी नाले नदी और नाले, बाप दादा बाप या दादा, छोटा बड़ा छोटा और बड़ा, पाप पुण्य पाप और पुण्य, अन्न जल अन्न और जल, खट्टा मीठा खट्टा और मीठा, रात दिन रात और दिन, हार जीत हार या जीत, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण। अब अगला पद है आपका जो समास है 6 है अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद कोई अव्यय शब्द होता है। अव्यय शब्द जिस समास का पहला पद कोई अव्यय यानी कि अविकारी शब्द होता है, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा समय, पद यथा और समय के योग से बना है। इसका पूरा पद यथा एक अव्यय है और इसका विग्रह होगा समय के अनुसार। जैसे कि यथा शक्ति, यथा अव्यय है, शक्ति के अनुसार विग्रह। भरपूर, भर अव्यय है, पूरा भरा हुआ। और आमरण, आ मरण तक, बेमिसाल बे जिसकी मिसाल न हो, प्रतिदिन प्रति प्रत्येक दिन, हर घड़ी हर घड़ी घड़ी, प्रत्येक में प्रति एक एक, और बा अदब में बा या अदब के साथ। विभिन्न समासों में अंतर बताएंगे अब। जैसे कर्मधारय तथा द्विगु समास में अंतर है। कर्मधारय समास में कर्मधारय समास का पूर्व पद कोई भी विशेषण हो सकता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे कि त्रिभुवन या नवरत्न। पूर्व पद प्राय गुणवाचक विशेषण होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक ही होता है। कर्मधारय समास में विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसमें द्विगु समास में विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ इसमें नहीं किया जाता। और इसमें क्या है? समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य यानी अवश्य रूप में किया जाता है। आगे है जैसे कि समस्त पद आपको त्रिलोचन दे रखा है। इसका कर्मधारय समास में विग्रह है 3 नेत्र हैं जो, और द्विगु समास में बनेगा इसका विग्रह 3 नेत्रों का समाहार यानी कि पहला पद क्या है? संख्यावाची। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं जो, यानी कि विशेषण विशेष्य का प्रयोग हो रहा है। इसमें 4 भुजाओं का समाहार। चौराहा 4 राहें हैं जो कर्मधारय में, और द्विगु समास में इसका बनेगा विग्रह 4 राहों का समाहार या 4 राहों का समूह। आगे है द्विगु या बहुव्रीहि समास में अंतर बताना है। इसमें है कि समस्त पद का पहला पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान। बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं तथा तीसरा भारी पद प्रधान होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द जोड़े जाते हैं, लेकिन इसमें विग्रह करते समय समूह समाहार शब्द नहीं जोड़े जाते। आगे है आपका द्विगु समास में विग्रह करना है और बहुव्रीहि समास का। तिरंगा में जैसे द्विगु समास बनेगा 3 रंगों का समाहार, और बहुव्रीहि में बनेगा 3 रंग हैं जिसके अर्थात तिरंगा। दशानन में 10 मुखों का समाहार, बहुव्रीहि में 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। ये देखो इसमें विशेष आ रहा है, रावण, तिरंगा या शिव, किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है, कि विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये बहुव्रीहि समास है। आगे है त्रिलोचन, 3 लोचनों का समाहार या 3 लोचनों का समूह, और इसमें 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। ठीक है, विशेष की बात हो रही है तो बहुव्रीहि समास है। अब समास की पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान क्या है? किसमें है? कारकीय संबंध युक्त समास है, कारकीय संबंध रहित समास है। इसमें आते हैं आपके 3 समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। फिर आपका पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौण या कोई तीसरा भारी पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है, यानी कि किसी विशेष की बात करी जाती है। फिर अगला पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। जैसे कि बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, सुख दुख, पेड़ पौधे, दाल चावल, दाल रोटी। जैसे कि भाई बहन, बीच में छोटा सा योजक चिन्ह लगाते हैं, और विग्रह करने पर और या बीच में शब्द लगाते हैं। ठीक है, ये आपका है द्वंद्व समास।
फिर है पूर्व पद कोई अव्यय शब्द हो, वो आपका होता है अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, जैसे आमरण, मरण तक। ठीक है, ये सारा आपके किसके उदाहरण है, अव्ययीभाव समास के हैं। तो आज बच्चों हमने समास का टॉपिक पूरा किया है। आपने इसे घर में अपनी अच्छी तरह बुक में से इसको समझना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, तो ही समझ में आएगा। और इसमें जो ये कुछ बिंदु दे रखे हैं इनको भी आपने लर्न करना है, हमने सीखा में, तो ये भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। और इसकी जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है वो आपने एक बार रफ नोटबुक पर हल करनी है। इससे नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, 77 पेज पे दी हुई है। ठीक है, वो आप हल करेंगे रफ नोटबुक पर। फिर नेक्स्ट दिन मैं इसकी PDF भेजूंगी, तब आपने यानी कि इसको अपनी बुक में फेयर करना है अच्छी राइटिंग में। तो अपनी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसकी अच्छे से तैयारी करते रहना साथ साथ, और जूम मीटिंग को आप जरूर अटेंड किया करो। धन्यवाद।